गाइस, इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो हम सभी जानते हैं इंडिया वर्ल्ड की सबसे डाइवर्स कंट्री है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस और ढेर सारे कल्चर है। यहाँ अगर माउंटेन्स है तो यहाँ बीचेस भी है। यहाँ अगर आपको डिजर्ट्स मिलेंगे तो यहाँ आपको स्नोफॉल भी मिलेगा। Isn't it beautiful? And fun fact, ये वही कंट्री है जिसे दुनिया ने कहा था कि ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। And today we are here doing far better than many other countries. 75 years of independence और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस से। इंडिया जिसे कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, वो आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के रास्ते में है। पहले जहां हम फूड, ग्रेन्स और दूसरी जरूरतों की चीजों को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे और कुछ अपने इंपॉर्टेंट चीज या डॉलर्स उनको देते थे, क्योंकि तब जो है इंडिया की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज हम फूड, ग्रेन्स, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लीडिंग एक्सपोर्टर है वर्ल्ड। अब तक के जीडीपी ग्रोथ में इंडिया बन चुका है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और बस इतना ही नहीं, बात चाहे आईटी सेक्टर्स की हो, फार्मेसी, स्पोर्ट्स, स्पेस साइंस एंड सो ऑन, हर फील्ड में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। बस बात वही है, किसी को हजम नहीं हो रही हमारी ये प्रोग्रेस। और हमारे 75th इंडिपेंडेंस में भी इनको सुझा के चलो इंडिया वालों को बताते हैं कि ये कितने गरीब है, और पहुंच गए कैमरा लेकर गरीबी ढूंढने। खुद की गरीबी तो संभाली नहीं जा रही और आए हमारी पॉवर्टी दिखाने। हाँ तो भाई, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पॉवर्टी नहीं है? स्वतंत्र हुए हमें बस 75 ईयर्स ही हुए हैं। इससे ज्यादा एज तो बहुतों के ओल्ड एज पेरेंट्स के होंगे। और इतने कम समय में इतने आगे बढ़ना और इतना कुछ अचीव करना खुद में एक प्राइड की बात है। वैसे जब कोई तेजी से बढ़ता है तो हेटर्स तो होते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि इन जन को जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता। वैसे ये बात तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा कि एक जर्नलिस्ट होके इंडिया के पॉवर्टी के बारे में पता है, लेकिन जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं आता। सो पुअर। तो आइए देखते हैं इन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या कहा है। थोड़ी सी कसर तो मैंने पूरी कर दी है, बाकी बची कुछ कसर आप कमेंट्स में बताइएगा। और कमेंट से याद आया, हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस के 75 साल पूरे होने पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 सालों में कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन में बदलने का संकल्प लिया। इंडिया पास्ट में खुद को और अपने 1.4 बिलियन लोगों के कुछ हिस्सों को आईटी, फार्मेसी, स्पेस साइंस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में लीडिंग कंट्रीज के रैंक में लाने में कामयाब रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, लग्जरी अपार्टमेंट्स और स्लम्स, भूख और उच्च तकनीक, बहुत ज्यादा गरीबी और बड़ी इकोनॉमी। भारत एक शार्प कॉन्ट्रास्ट वाला कंट्री है और करेंटली दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। करेंटली 8% अधिक वृद्धि के साथ भारत तेजी से चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन रहा है। India's gross domestic पिछले 20 सालों में भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में तेजी से वृद्धि हुई और उस पीरियड में ये $3 ट्रिलियन से भी अधिक हो गया। लेकिन अपनी इकोनॉमिक सक्सेस के बावजूद भारत कई एरियाज में पिछड़ गया है। इसकी लगभग 2/3 आबादी अनस्पीकेबल पॉवर्टी में रहती है। पिछले साल इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये एक इशू था। जिनके पास अभी भी घर नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके पास घर होंगे। ये मेरा ड्रीम है। जब ये कंट्री अपनी स्वतंत्रता की 75वीं एनिवर्सरी मनाएगा, तब कोई गरीब नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगी। poor without a roof over their head. We are हम इस working पर on it. काम कर रहे हैं। आजादी के 75 साल मनाएगा। ये हम सभी के But this is nearly impossible. लेकिन 1 बिलियन से भी अधिक आबादी के साथ ये लगभग इम्पॉसिबल है। महान शक्तियों के समूह के साथ भारत अपनी ऑटोनॉमी का दावा करना चाहता है। यूएस और चाइना अब तक इसके सबसे बड़े पार्टनर्स हैं। इसलिए भारत अपने पार्टनर्स की ओर न्यूट्रल रहना प्रेफर करता है, रशिया की ओर भी, क्योंकि भारत वहाँ से केवल बहुत सारे वेपन्स ही नहीं बल्कि ऑयल और गैस भी सस्ते प्राइसेस पर खरीदता है। कंट्री की आजादी के 75 साल बाद भारत की इकोनॉमी पर करीब से नजर डालने के लिए आइए दिल्ली में हमारे रिपोर्टर चारू कार्तिकेय से संपर्क करें। चारू, यूक्रेन वॉर के बावजूद, पेंडेमिक के बावजूद इंडिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का कहना है कि कंट्री की इकोनॉमी स्थिरता का दीप बना हुआ है। क्या वो सही है? Chris, a lot of economists. क्रिश, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आरबीआई से अलग होने का रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आरबीआई गवर्नर या यूनियन मिनिस्टर भी भारत को स्थिरता का दीप होने की बात करते हैं, तो वो ज्यादातर ग्रोथ पर फोकस करते हैं, जबकि ग्रोथ वास्तव में इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ का सबसे बड़ा पैरामीटर नहीं है।
अब ये भी एक फैक्ट है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से मूव आउट कर रहे हैं और ये मूव आउट कम से कम इस साल के जनवरी से हो रहा है। तो अगर ये सच में स्थिरता का दीप है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों मूव आउट कर रहे हैं? Stability, why are foreign investors pulling out? Chris? Now, demonetization. अब डीमोनेटाइजेशन, जनरल सेल्स टैक्स, वो दोनों इश्यूज इंडियन इकोनॉमी के लिए मोस्ट रीसेंट चैलेंजेस हैं। वो बिजनेस को कैसे प्रभावित करना जारी रखते हैं? How do they continue to impact business? Well, Chris is ये सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी भी है जो उनके द्वारा प्रभावित होती रहती है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इसने ज्यादातर छोटे और मिडिल क्लास इनकम ट्रेडर्स को प्रभावित किया, इसने मिडिल क्लास को प्रभावित किया और इसने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी प्रभावित किया जो कि भारत के टोटल वर्क फोर्स का 94% है। फिर जीएसटी ने इकोनॉमी में और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया, फिर उसके बाद पेंडेमिक और लॉकडाउन का प्रभाव और फिर अब यूक्रेन वॉर का भी प्रभाव। तो 4 बैक टू बैक व्यापक घटनाएं इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित कर रही हैं। hitting the Indian economy. Millions have been pushed into poverty. लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया, इनकम कम हो गई। माना जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट 4 दशक ऊंचे स्तर पर है। इसलिए इकोनॉमी को अभी भी वो आधार मिलना बाकी है जो डीमोनेटाइजेशन के बाद से खो गया है। अब पिछले 75 सालों में भारत की इकोनॉमी ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के डोमिनेंस में चेंज ला दिया है। The dominance of the agricultural sector dwindled. ट्विंडल सर्विसेज बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। फ्यूचर के भारत का ग्रोथ मॉडल कैसा दिखता है? Model for the future look like? Well, Chris, ये एक सर्विस सेक्टर है जिस पर ज्यादातर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट को लगता है कि चीजें इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं कि ये कहना मुश्किल है कि चीजें किस तरह की होंगी। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि यूक्रेन वॉर दुनिया भर में इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिक्स के शेप में भी चेंज कर सकता है। economy as well as politics across the world. So India will not be. तो इंडिया अनटच्ड नहीं रहेगा, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन भारत के अपने चैलेंजेस और अगले कुछ सालों में पॉलिसी उन चैलेंजेस को किस तरह दूर करती है, ये इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर के शेप को निर्धारित करेगा। Future shape of the Indian economy. DW correspondent Charu Kartikeya in Delhi. Charu, as always, thank you. तो पहला कमेंट है सोलोमन ओकोली। इन्होंने लिखा है इंडिया की इकोनॉमी रफली यूके के साइज के समान है लेकिन 1.38 बिलियन लोगों का सपोर्ट करती है। एनुअल ग्रोथ 7 to 9% एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव है, लेकिन इंडिया को केवल अपर मिडिल इनकम की स्टेटस तक पहुंचने के लिए इस लेवल पर डिकेड से भी अधिक की ग्रोथ की जरूरत है। फिर नेक्स्ट कमेंट है आकाश डोबल। इन्होंने लिखा है जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने इंडिया छोड़ा तो हर एक वेस्टर्न बुद्धिजीवी ने कहा कि इंडिया एक कंट्री के रूप में सरवाइव नहीं कर पाएगा एंड देयर विल बी नो इंडिया। अकॉर्डिंग टू देम हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, सभी अलग अलग रिलीजन्स और जातियां सरवाइव नहीं कर सकती। वो सभी लोग आज चौंक गए होंगे। इंडिया ने न केवल सरवाइव किया बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो गया। फूड की कमी से लेकर सफिशिएंट फूड तक, सर्वाइवल में लोन लेने से लेकर दूसरी कंट्रीज को लोन देकर हेल्प करने तक हम इतनी दूर आ गए। सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर एलन ने लिखा है मैंने पढ़ा था कि इंडिया और चाइना मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज थी। इवेंचुअली ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। बेस्ट विशेस टू पीपल ऑफ इंडिया। फिर स्टेयरवे टू हेवन ने लिखा है 140 करोड़ पेयर ऑफ हैंड्स एक ग्रेट कंट्री बिल्ड कर सकते हैं। इंडियंस को खुद पर विश्वास करना चाहिए और इंडिया को एक ब्यूटीफुल कंट्री के रूप में डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए फॉर इट्स पीपल टू लिव। फिर स्टीफन बेली ने लिखा है मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में यही सिचुएशन है। मॉडर्निटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के आइलैंड बड़े पैमाने पर ट्रेडिशनल जीवन जीने वाले कृषक जनता से घिरे हैं। नेशनल प्रोजेक्ट्स में इसे सही मायने में एकत्रित करने के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर तारा पापा ने लिखा है 2010 इकोनॉमिस्ट इंडिया नीड्स टू ग्रो। 2022 ग्रोथ इज नॉट द बिगेस्ट पैरामीटर। एम आई सीइंग पेड कवरेज? वैसे बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। ये पहले कहते थे कि इंडिया काफी पीछे है, इसे ग्रो करना चाहिए। अब कह रहे हैं ग्रोथ इज नॉट द बिगेस्ट पैरामीटर। वैसे इससे एक ही बात समझ में आती है कि इनके अटेंशन हमेशा इंडिया पर ही बने रहते हैं, चाहे हम अच्छा करें या बुरा। बात भी सही है, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है।
फिर नेक्स्ट कमेंट है जीत बैनर्जी, इन्होंने लिखा है फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश मीडिया आर सो सॉल्टी कि उन्हें अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए इंडिपेंडेंस डे पर नेगेटिव साइड्स दिखा रहे हैं। फिर अगला कमेंट है हिमांशु शुक्ला, इन्होंने लिखा है जब कोई कंट्री डेवलप हो रहा होता है तो उसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप वेस्टर्न मीडिया को उन एस्पेक्ट्स को दिखाकर प्रचार करते हैं जो अभी तक फेलियर रहे हैं और किसी सक्सेस को अंडर एस्टिमेट करना अपमान है। समय की बात है, इंडिया इन गिद्धों को भी मुंह तोड़ जवाब देगा। फिर नमन कुल श्रेष्ठा ने लिखा है प्लीज समवन टेल मी व्हाई वेस्टर्न मीडिया ऑलवेज फोकस ऑन आवर प्रॉपर्टी। हमारे एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वे हर पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिव चीजें कैसे दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट है राणा तालुकदार, इन्होंने लिखा है हम जर्मन के इकोनॉमी की स्पीडी रिकवरी के लिए कामना करते हैं जो अब घाटे में है। फिर चिदुबम नुआओहिनी ने लिखा है एज एन अफ्रीकन लिविंग इन अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, मैंने हमेशा चाइना के विपरीत इंडिया के लिए कामना किया है। अफ्रीका में चाइना जो कुछ कर रहा है वो चाइना के लिए है और इसका अफ्रीका और अफ्रीकन से कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट कमेंट है थॉमस फिलिप, इन्होंने लिखा है टू ऑल इंडियंस, इंडिया को बुरा दिखाने के लिए वेस्टर्न मीडिया की ओर से बहुत एफर्ट दिया जा रहा है। वो हमेशा इंडिया की गरीबी, दुख और जाति व्यवस्था पर फोकस करते हैं। यही काम ये अफ्रीका के साथ भी करते हैं। वहाँ जाने पर पता चलता है कि वहाँ अमेजिंग एजुकेटेड अफ्रीकन पीपल और ब्यूटीफुल पीपल है। क्या आपने उन्हें कभी किसी वेस्टर्न मीडिया चैनल पर देखा है? वो भला क्यों दिखाएंगे दूसरे कंट्रीज के ग्रोथ या उनके लोग कितने एजुकेटेड हैं? वो तो बस दिखाएंगे कि दूसरी कंट्रीज कितनी गरीब है, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं, पॉवर्टी कितनी है। दुनिया आगे बढ़ गई लेकिन इनकी सोच वो बेचारी पीछे ही रह गई। फिर नेक्स्ट कमेंट है बुल थायोसन, इन्होंने लिखा है मुझे लगता है कि सभी ब्रिटिश कॉलोनीज में इंडिया सबसे अच्छा कर रहा है। ये सभी को पता है कॉलोनाइजेशन कितना डेंजरस हो सकता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है जीरो व्यूज, इन्होंने लिखा है मैं यूजुअली कमेंट नहीं करता लेकिन यहाँ मैं बाध्य था। वो स्क्रीन में 2 मिनट से 5 मिनट तक था और वो एक इंडियन भी था। 75th इंडिपेंडेंस के ओकेजन पर उसने अपने देश के बारे में एक भी अच्छी बातें नहीं बोली। दिस स्लेवरी माइंडसेट टू व्हाट वी मस्ट ओवरकम। ये बात तो मुझे भी सही नहीं लगी। वो लोग कह रहे हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन कहो या जेलेसी कहो या कुछ भी कहो तो समझ आता है कि हाँ जेलेसी में बोल रहे हैं, लेकिन जब कोई खुद का ही ऐसा बोल रहा है तो बुरा लगता है। मानते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में अभी भी ग्रो हो रही है, लेकिन अगर हम खुद को पहले के मुकाबले देखें तो हमने काफी बेटर किया है और कर भी रहे हैं। उसमें उनकी भी क्या गलती, जिन्हें वही बोलने के पैसे मिल रहे हैं तो वो बेचारे तो वो काम अपना करेंगे ही। अब किसी की रोजी रोटी इंडिया के अगेंस्ट बोलकर ही चल रही है तो भगवान भला करे आपका। फिर नेक्स्ट कमेंट है अली शेबा, इन्होंने लिखा है इंडियन इकोनॉमी श्योरली जर्मन और रेस्ट ऑफ यूरोप से बेटर कर रही है। इंडिया एक नेशन और एंशिएंट हिस्टोरिकल विरासत के लोग हैं, इसलिए वो जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ हिंदूज हाईली स्किल्ड, वेल एजुकेटेड, मोस्ट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पोएट्स, आर्टिस्ट ने अपने कंट्री और वर्ल्ड के लिए इतना योगदान दिया है और हाईटेक नॉलेज भी। अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न टाइनी यूरोपियन कंट्रीज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हॉस्टाइल अमेरिका उन्हें आज्ञाकारी डॉग्स की तरह पाल रहा है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका सभी को अपना पालतू कुत्ता समझता है, बस फर्क इतना है कि कुछ इनके पालतू कुत्ते बनने में इंटरेस्टेड है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट कमेंट है पादा वेरम, इन्होंने लिखा है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया न्यूट्रल था, तब से DW चैनल कॉन्स्टेंटली इंडिया के इमेज को नीचे गिराना चाहता है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।